नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने उसे बनाया है। अगर आप में से किसी ने नहीं बनाया है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के बना सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे प्लेलिस्ट में आप जाके सोल्व कर सकते हैं। कुल 100 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसका कट ऑफ 71 रखा गया है। इन प्रश्नों में जीके जो कि स्टैटिक पोर्शन रहता है और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें और अपना नंबर को एवोल्यूट करें। जो भी आपका नंबर आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक हरित वन वृक्ष आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। यानी बिहार सरकार का जो टारगेट है 2022 तक, वो हरित आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। आपके पास ऑप्शन है ए 15%, बी 17%, सी 23% और डी 33%। तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक हरित आवरण की अगर हम बात करें तो यह जो टारगेट है वह 17%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17%। 2017 तक यह टारगेट 15% था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 2022 तक 17% कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नासा के पार्कर प्रोब मिशन का संबंध किससे है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह प्रश्न काफी हिट लिस्ट में चल रहा है अभी। तो नासा का जो पार्कर प्रोब मिशन है इसका संबंध सूर्य से है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल प्रशासन में राजभूमि की उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। आपके पास ऑप्शन है ए उपज का 1/2 भाग, बी उपज का 1/3 भाग, सी उपज का 1/6 भाग, डी उपज का 1/12 भाग। तो चोल प्रशासन के समय भूमि उपज के जो राजस्व भू राजस्व के रूप में उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी उपज का 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था। ए अकबर ने, बी शेरशाह ने, सी जहांगीर ने और डी औरंगजेब ने। तो निसार नामक सिक्के का जो प्रचलन है वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है। यानी वर्तमान में नेवी के चीफ कौन है। ए एडमिरल हरि कुमार, बी एडमिरल करमबीर सिंह, सी एडमिरल सुनील लांबा और डी एडमिरल आर के धवन। वर्तमान में नौसेना प्रमुख की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमिरल आर हरि कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ प्रश्न में आपसे पूछा है कि यूनेस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। आपको सत्य है उसको नहीं बताना है, जो असत्य है उसके बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए इसके 193 देश सदस्य देश और 11 संबंध सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। टोटल यूनेस्को को 193 सदस्य देश हैं और 11 सदस्य भी है। भारत 1946 में शामिल भी हुआ था यूनेस्को में। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता 2019 में औपचारिक रूप से छोड़ दिया था। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। यानी जो असत्य है हमारा वो है ऑप्शन बी, क्या है, असत्य है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। और जैसा कि इसमें कहा गया है कि दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर प्रमोशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। ठीक है, यहाँ देखिए एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका मुख्यालय जो है यूनेस्को का पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सी सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यानी यहाँ पूछा गया कि कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। ए सिंगापुर सरकार, बी दुबई सरकार, सी मालदीव सरकार एंड डी दिल्ली सरकार। तो दुनिया की पहली
कागज रहित होने वाला जो सरकार बना है वो हुआ है दुबई सरकार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दुबई। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितना है? ए 6780 मेगावाट, बी 5780 मेगावाट, सी 4780 मेगावाट एंड डी 7780 मेगावाट। तो भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता की अगर हम बात करें तो ये है 5780 मेगावाट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5780 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हर वर्ष भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 दिसंबर को, बी 16 दिसंबर को, सी 17 दिसंबर को एंड डी 18 दिसंबर को। तो प्रत्येक वर्ष भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र एंड डी बिहार। कमलापति रेलवे स्टेशन जो है भोपाल में पड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती नेवल एक्सरसाइज है। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण 20 से 24 नवंबर 2021 तक कहां संपन्न हुआ? आपको बताना है कि ये जो त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती जो है उसका 15वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? ए भारत में हुआ, बी श्रीलंका में हुआ, सी मालदीव में हुआ या डी बांग्लादेश में हुआ। तो अगर हम दोस्ती की बात करें तो इसमें 3 कंट्री है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव हिस्सा लेता है। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये जो लोकेशन की जो पूछ रहा है कि कहाँ संपन्न हुआ, तो ये जो संपन्न हुआ था 15वां संस्करण ये हुआ था मालदीव में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। और ये 2 वर्ष में होता है, ये एनुअली नहीं होता है, 2 वर्ष में होता है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? जो ये COP26 है जलवायु परिवर्तन पर, वो कहां संपन्न हुआ? ए ग्लासगो में, बी शिकागो में, सी मैड्रिड में और डी इनमें से कहीं नहीं। तो जलवायु परिवर्तन पर COP26 जो है वो ग्लासगो में संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जनकर्ता यानी कार्बन इमिटर देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। जल्दी से बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जनकर्ता देश है अमेरिका। उसके बाद नंबर आता है चीन का, उसके बाद आता है भारत का और 4th में आता है रूस का। तो ये सीक्वेंस जो है ये दिया हुआ है कि कौन सबसे बड़ा उत्सर्जन करता है। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर भारत आता है और नंबर 4 रूस आता है कार्बन इमिटर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम, देशभक्ति करिकुलम शुरू किया गया है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। तो देशभक्ति पाठ्यक्रम जो है सरकारी स्कूलों में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए एनके सिंह, बी डॉक्टर वाई रेड्डी, सी डॉक्टर विजय एल केलकर एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ए एनके सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए लंदन, बी पेरिस, सी जेनेवा एंड डी वाशिंगटन डीसी। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अत्यधिक गर्मी से बैलेंस झील का पानी, बैलेंस झील का जो पानी है खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया है। यह झील किस देश में स्थित है?
आपको बताना है कि बैलेंस झील जो कि हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि इसका पानी जो है गर्मी के कारण बहुत तेजी से घट रहा है। तो इसका आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। ए रोमानिया में, बी इटली में, सी हंगरी में, डी पुर्तगाल में। बैलेंस झील जो है वह हंगरी में है। कहाँ है? हंगरी में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये इसको हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी गुजरात। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो कैशलेस और संपर्क कॉन्टैक्टलेस रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी, ठीक है, ई रूपी जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, सी विश्व बैंक के द्वारा और डी नीति आयोग के द्वारा। तो ई रूपी जो सिस्टम है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेंसीलुंगपा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पेंसीलुंगपा ग्लेशियर आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। ए उत्तराखंड में, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी लद्दाख में। पेंसीलुंगपा ग्लेशियर जो है वह लद्दाख में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो ये केसरिया बौद्ध स्तूप है वह कहाँ स्थित है। ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी गया या डी नालंदा। देखिए सबसे खास बात यह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है वो बिहार में है। अब लेकिन आपको बताना है कि बिहार में यह कहाँ है। तो यह बिहार में पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी मुंबई या डी बिहार। देखिए एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार बना था और यह पॉलिसी जो है बिहार में मार्च 2021 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, लॉकडाउन के दौरान काम के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया? तो लॉकडाउन में अच्छे काम करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य को दिया गया। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी गुजरात और डी बिहार। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जो है बिहार को मिला था अच्छे काम करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्जा प्राप्त करने वाली बिहार की पहली आर्द्र भूमि कौन है? तो बिहार का पहला आर्द्र भूमि आपको बताना है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि का दर्जा जिसको मिला है। आपके पास ऑप्शन है, ए कुशेश्वर स्थान झील, बी कांवर ताल झील, सी अनुपम झील और डी गोगाबिल झील। गोगाबिल झील कटिहार में है, अनुपम झील कैमूर में है, कांवर ताल झील आपको बेगूसराय में है और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आर्द्र भूमि के रूप में एकमात्र बिहार का जो आर्द्र भूमि है वह है कांवर ताल झील बेगूसराय वाला। तो इसको हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी, कांवर ताल झील। क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? आपको बताना है कि जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। आपके पास ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी स्वामी श्रद्धानंद और डी महात्मा गांधी। तो 30 मार्च 1919 ईस्वी के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली में सत्याग्रही सेना के जो प्रथम सैनिक और मार्गदर्शक थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने ही रॉलेट एक्ट के विरोध में
लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? आपको ये बताना है कि ऐसे तो इसको एक्चुअली अगर हम बात करें तो पूरा जो नाम है वो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को डिवाइड किया गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। अब आपको बताना है कि इस योजना की शुरुआत कब किया गया था? ए 23 मई 2021 को, बी 23 जुलाई 2021 को, सी 18 जून 2021 को और डी 17 मार्च 2021 को। तो ये जो दोनों योजनाएं था वो 18 जून 2021 को शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जून 2021, यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है 18 जून 2021 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 अप्रैल को, बी 22 अप्रैल को, सी 7 अप्रैल को और डी 8 मई को। तो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत अफगानिस्तान, सी भारत चीन और डी अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 29 है, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपको बताना है कि जो कॉकरोच है उसके हृदय में, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ए 13, बी 15, सी 11 एंड डी 7। तो कॉकरोच के हार्ट में कितने होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए 13। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो आपने देखा था कि जो वर्तमान में नेवल चीफ है वो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। आपको अब बताना है कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? ए जनरल एम नरवाने, बी जनरल दलवीर सिंह सुहाग, सी जनरल विक्रम सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं जनरल एम नरवाने। अगर वायुसेना प्रमुख आपसे पूछा जाता है तो वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19 का। तो आपको बताना है कि अनटचेबिलिटी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो है आर्टिकल 14 से स्टार्ट अगर हम करें तो आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता है। क्या है? विधि के समक्ष समानता। वहीं आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल ये जो 15 यहाँ डिस्कस किया गया है, 15 क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है इसमें। आर्टिकल 16 में क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर का समानता देना, यानी अपॉर्चुनिटी इन जॉब आप कह सकते हैं या वर्क कह सकते हैं। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, यानी अनटचेबिलिटी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 17 में। तो बाकी ये जो बचे दो अनुच्छेद उसका क्या है? अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, यानी अब कोई भी जो है रैंक बिना, जो भारत सरकार के इच्छा के बिना आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के आज्ञा के अलावे आप कोई भी जो रैंक है वो नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ रैंक, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के लिए दिया जाता है, इसके अलावे आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आर्टिकल 19 है, 19 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 19 में होता है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसमें आर्टिकल 19 की अगर डायरेक्टली बात करें तो उसमें 6 तरह की आपको फ्रीडम दिया गया है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली आपसे पूछा 19 का, तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की चर्चा किया जाता है 19 का में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में किया गया है? फंडामेंटल राइट की जो चर्चा है वह संविधान के भाग किस में किया गया है? ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में और डी भाग 4 क में।
भाग 2 क्या है? भाग 2 कहता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में चर्चा करता है भाग 2। भाग 3 क्या है? भाग 3 है फंडामेंटल राइट के बारे में। और भाग 4 क्या है? भाग 4 है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। और भाग 4 का में क्या है? भाग 4 का में है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो आपसे यहाँ पूछा है मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार किस में था? यानी फंडामेंटल राइट, यानी भाग 3 में चर्चा किया गया है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट की चर्चा किया गया है और भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाग 3 क्या है, भाग 2 क्या है, भाग 4 क्या है, भाग 4 का क्या है। अब आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भारत का मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र। तो भारत का अधिकार पत्र जो है यही भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न हमने एक पिछले सेट में भी दिया था, लेकिन इस प्रश्न को देने के पीछे एक उद्देश्य है। चलिए बताइए जल्दी से। ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 21 का और डी अनुच्छेद 39 का। तो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु में, आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया होगा सेट 2 में आई थिंक, तो उसमें हमने पूछा था कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन किस में कहा गया है। तो आर्टिकल 45 आपने बनाया था। लेकिन इस प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें 6 से 14 की स्पेसिफिकली बात कहा गया है। तो ये जो चर्चा किया गया है ये किस में किया गया है? आर्टिकल 21 का में किया गया है। आर्टिकल 21 का में किया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर निःशुल्क और अर्थात फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात तो आर्टिकल 45 में भी कहा गया है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 21 का? अब चूंकि जो संशोधन 86 अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का 2002 में, तो इसके बाद क्या हुआ कि 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत अब ये हो गया है कि 1 से लेकर 6 तक आर्टिकल 45 के तहत इंश्योर किया जाएगा और 6 से लेकर 14 तक अब ये आर्टिकल 21 का के तहत इंश्योर किया जाएगा। तो इतनी सी बातें हैं। तो यानी आर्टिकल 45 और जो 21 है ये दोनों मिलकर के फ्री कंपलसरी एजुकेशन को फलीभूत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है, बिहार से राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ओके, इससे पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां लाया जा सकता है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान के कोई प्रावधान है उसको उल्लंघन करते हैं तो संविधान के किस सदन में महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है? संविधान के निचली सदन कहने का मतलब होता है लोकसभा। संविधान के ऊपरी सदन करने का मतलब होता है राज्यसभा, यानी लोकसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी, या राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। आपके पास जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्रश्न में तो पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में लगाया जा सकता है, तो यानी ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब ये है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर संविधान के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग को इनिशिएट किया जा सकता है। अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, बिहार से राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में बिहार से सीटों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 16, सी 40 और डी 19। लोकसभा में बिहार के सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा में 40 है और वहीं राज्यसभा में कितना है? 16 है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को वॉच करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये सड़क दुर्घटना होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो केंद्र सरकार का जो टारगेट है 50% तक लाने का, वो कब तक है? ए 23, 24, 25 या 26? तो ये जो टारगेट है ये 2024 तक रखा गया है कि रोड एक्सीडेंट को 50% तक लाने का, ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो आपको बताना है कि ये किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो ये मिला है बोत्सवाना में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए हैप्पी टू हेल्प अभियान किसने शुरू किया था? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और डी राष्ट्रीय महिला आयोग। तो हैप्पी टू हेल्प कैंपेन जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, HRMN हरमन 99 किस एक किस्म है? तो हरमन H99 जो है तो किसका एक किस्म है आपको बताना है। आम का है, लीची का है, सेब का है या गेहूं का है? हरमन 99, हरमन 99 जो है वो सेब का एक किस्म है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी, सेब। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीतीश कुमार ने बार डैश 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 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। आपको बताना है कि 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम या 8th टाइम। जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2020 में, तो ये कितनी बार ये शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7th टाइम। ये 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था? वकीलों ने, शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने या कामगारों ने? तो इंसिडेंट मालूम होगा, पटना के गांधी मैदान में अगर गए हैं तो आपने देखा होगा। तो ये जो है विद्यार्थियों के द्वारा फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुरु अर्जुन देव की हत्या इनमें से किस शासक के द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव की हत्या इनमें से किस शासक के द्वारा किया गया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी जहांगीर। गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वह जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वह तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत में है वो सांगपो नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांगपो। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 441 किलोमीटर, बी 445, सी 495 और डी 455। बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। अगला प्रश्न फिर गंगा से ही है, बिहार में गंगा कुल कितने जिलों से बहती है? ए 9, बी 10, सी 12 और डी 11। आपको बताना है कि बिहार में गंगा जो है कुल कितने जिलों से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा बहती है। और गंगा कहाँ एंटर करती है? बक्सर में चौसा के समय पे एंटर करता है। तो अगर हम 12 जिलों की बात करें तो अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट करते हैं, अगर हम वेस्ट, आप यहाँ से अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर चलिएगा, हमने एक मैप में डिस्कस भी किया है इस प्रश्न को, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर आप चलते हैं तो अगर आपको दिमाग में डिस्ट्रिक्ट मैप अगर आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, उधर मुंगेर, दिन कटिहार और भागलपुर। ठीक है, तो इतने जिला से होकर के बिहार में गंगा बहती है। तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा बहती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, एल नीनो संबंधित है। तो एल नीनो संबंधित है ए पश्चिमी अवदाब से, बी पूर्वी अवदाब से, सी भारतीय मानसून से, डी मौसम की भविष्यवाणी से। तो जैसा कि मालूम है कि एल नीनो का संबंध जो है मानसून से होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मानसून से। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, डी केवला देव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान। देखिए केवला देव घाना पश्चिम बिहार जो है राजस्थान में है, बिल्कुल सही। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही। लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? असम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1982, बी 1971, सी 1972, डी 1985। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लाया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1972। 9 सितंबर 1972 को लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो पर्यावरण को अगर आप संतुलित बनाए रखना चाहते हैं तो कितना वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए? ए 19%, बी 23%, सी 35% और डी 33%। तो पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए जो कुल वनावरण क्षेत्रफल होना चाहिए वो होना चाहिए 33%। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? आपको बताना है कि जो मोटर वाहनों से पॉल्यूशन निकलता है उसमें सबसे बड़ा जो पॉल्यूटेंट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस और डी नाइट्रोजन गैस। तो जानते हैं कि जो वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा निकलता है और यही सबसे प्रमुख प्रदूषक गैस है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इकोनॉमी से है, गिनी कोएफिशिएंट या गिनी रेशियो अर्थव्यवस्था में किसके मापन से संबंधित है? ए रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, बी पॉवर्टी इंडेक्स से, सी इनकम इनइक्वालिटी से और डी पर्सनल इनकम से। यानी मुद्रास्फीति की दर से, गरीबी सूचकांक से, आय अनियमितता से और स्वयं की आय से। स्वयं की आय कर लीजिए, इनकम है ये। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो जो है वो इनकम इनइक्वालिटी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनकम इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? देखिए अजोब जो सागर है वो किससे जुड़ा हुआ है? ए काला सागर, बी बाल्टिक सागर, सी भूमध्य सागर और डी उत्तरी सागर। अगर हम अजोब सागर की बात करें तो अजोब सागर जो है वो काले सागर के उत्तरी कोने पर स्थित है। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा जो है ये अजोब सागर के कारण हुआ भी था, तो इसीलिए यह चर्चा में था। तो अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? काला सागर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला सागर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह, वामन ग्रह, विशालकाय ग्रह और डी गैसीय ग्रह। तो सूर्य के जो निकटवर्ती 4 ग्रह, तो निकटवर्ती 4 ग्रह में कौन कौन है? तो निकटवर्ती 4 ग्रह में एक तो बुध हो जाएगा, एक मंगल हो जाएगा, एक शुक्र हो जाएगा और नथिंग बट पृथ्वी हो जाएगा। तो ये 4 ग्रह जो होते हैं यानी बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्थिव ग्रह। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो जो नेशनल फ्लैग है उसको कब अपनाया गया था भारत के संविधान सभा के द्वारा? ए 22 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 22 जुलाई 1947 को और डी 24 जुलाई 1948 को। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर इसके झंडे की बात करें, तो इसके रेशियो की बात करें तो 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए 1904, बी 1905, सी 1906 और डी 1907। तो बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में हुआ था। घोषणा की अगर हम बात करें तो कभी कभी पूछ देता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था और प्रभावी कब हुआ था। तो घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन प्रभावी अगर पूछता है तो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, याद रहेगा। सो दिस इज द बीपीएससी अड्डा बिहार दरोगा सीट 3। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज लाइक, और
अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 57 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी कुंडग्राम, सी काशी, डी कपिलवस्तु। तो महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। 58 है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, थोड़ा सा पॉज दे रहे थे ताकि आप सोच सके उसको। क्वेश्चन नंबर 59, भूकंप मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि भूकंप मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, एमीटर, मैनोमीटर और बैरोमीटर। तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1880, 1884, 1885 या 1887? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है स्टेट में, वो किस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के अंतर्गत होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 350 एंड डी आर्टिकल 348। तो संविधान में जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, इनमें से किस स्थानीय पवन के कारण होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है? ए ब्लैक रोलर, बी सिमुम, सी फोन और डी सिराको। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये जो 4 स्थानीय पवनों का नाम बताया गया है उनमें से किसके कारण जब वर्षा होती है तो उसको हम रक्त वर्षा कहते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिराको। सिराको जो है वह गर्म और शुष्क हवा है जो कि सहारा के रेगिस्तानी भागों में बहता है और सहारा के रेगिस्तानी भागों से होकर के यह उत्तर की ओर भूमध्य सागर में होकर इटली और स्पेन में घुस जाता है और जिसके कारण यहां वर्षा होता है, जिसको ब्लड रेन कहते हैं। और ब्लड रेन क्यों कहते हैं? जब ये सहारा वाला पार्ट से होकर गुजरते रहता है तो वहां से लाल रेत को अपने साथ ले जाता है और जब इस दरमियान बारिश होता है तो इसीलिए इसको हम ब्लड रेन कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको मिल गया सिराको। और सिराको कहाँ बहता है? सहारा के रेगिस्तानी इलाकों में। अगर हम बाकी वाले ऑप्शन को देखें, ब्लैक रोलर की अगर हम बात करें, ब्लैक रोलर आप देख रहे होंगे, तो ब्लैक रोलर कहाँ बहता है? तो ब्लैक रोलर जो है, एक मिनट, ब्लैक रोलर जो है वह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म और धूल भरी शुष्क हवाएं हैं। वहीं अगर हम सिमुम की बात करें तो सिमुम कहाँ बहता है? तो सिमुम बहता है अरब के रेगिस्तान में। ठीक है। और अगर हम फोन की बात करें तो फोन जो है यह सिनुक के ही समान है, लेकिन यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे बहता है और यह भी गर्म और शुष्क हवा है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों पर फोन बहता है, सिमुम जो है वह अरब के रेगिस्तान में बहता है, ब्लैक रोलर जो है वह नॉर्थ अमेरिका में बहता है और वहीं सिराको जो है वह सहारा के रेगिस्तानी भाग में बहता है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम बताना है आपको। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी झारखंड। तो जल्दी से बताइए, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए, चांदी की अगर हम उत्पादक तक की बात करें तो सबसे ज्यादा चांदी जो है राजस्थान में होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है, उसके बाद झारखंड में होता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया इस हिसाब से? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 64 है, देश में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो देश में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। देश में कुल जूट उत्पादन का 71% हिस्सा जो है, मोर देन 70% हिस्सा जो है वह अकेले पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। उसके बाद बिहार उत्पादित करता है। अगर इसके लिए हम सूटेबल टेम्परेचर की बात करें, अगर आपसे पूछता है कि जूट के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, और बारिश इसके लिए कितना होना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी और सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी लॉर्ड हार्डिंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जानते ही होंगे कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया जाता है, यानी लॉर्ड डलहौजी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए किसको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुआ था, आपको बताना है कि इनमें से किनके शासन काल में 1857 की क्रांति हुआ था। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल कब से कब तक था, 1856 से लेकर के, जल्दी से बताइए, 1862। ठीक है, ये कार्यकाल रहा था लॉर्ड कैनिंग का। तो देख सकते हैं 1857 इसके बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 बिहार से रिलेटेड है। महाने बियर सिंचाई परियोजना, ठीक है, महाने बियर सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है। तो महाने बियर सिंचाई परियोजना जो है आपको बताना है मुंगेर से, सासाराम से, वैशाली से, नालंदा से। तो अगर हम महाने बियर सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी ग्राम पंचायत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ता है ये महाने बियर सिंचाई परियोजना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर। यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री का दौरा था, तो इसीलिए यह क्षेत्र जो है यानी महाने बियर सिंचाई परियोजना जो है न्यूज में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। ए तारकिशोर प्रसाद, बी श्री विजय कुमार सिन्हा, सी श्री अवधेश नारायण सिंह एंड डी सम्राट चौधरी। बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार सिन्हा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री विजय कुमार सिन्हा। वहीं अगर विधान परिषद से पूछता आपसे, यहाँ विधानसभा पूछा है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री विजय कुमार सिन्हा। लेकिन बिहार विधान परिषद पूछता तो बिहार विधान परिषद के अभी वर्तमान में कार्यकारी सभापति हैं श्री अवधेश नारायण। कौन है, श्री अवधेश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राजगीर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। जो छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है वो राजगीर में आपको बताना है कि कब आयोजन किया गया था। ए 5 से 9 अक्टूबर 2021 को, बी 5 से 7 नवंबर 2021 को, सी 5 से 9 नवंबर 2021 को और डी 7 से 9 अक्टूबर 2021 को। तो राजगीर में छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो आयोजन है वह कब किया गया था, 7 से 9 नवंबर 2021 को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से 9 नवंबर 2021। मुख्य अतिथि थे हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। ये 2 दिवसीय बिहार के दौरा पर आए हुए थे। तो राजगीर की अगर हम बात करें तो राजगीर में एक सप्तपर्णी गुफा भी है। इसके अलावे आपका पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी नया वाला बना है। इसके अलावे ग्लास ब्रिज, जो बिहार में एकमात्र ग्लास ब्रिज जो है वो राजगीर में ही है। इसके अलावे जू सफारी भी बनाया जा रहा है और एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। विश्व शांति स्तूप भी राजगीर में ही है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप बनाने की स्थिति में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्ष 2020 के यूपीएससी टॉपर का नाम क्या है। देखिए बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं कि वर्ष 2020 के यूपीएससी टॉपर बिहार के थे और वो कटिहार के रहने वाले थे। तो आपका नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए संदीप कुमार, बी आशीष कुमार मिश्रा, सी शुभम कुमार और डी ओम प्रकाश गुप्ता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभम कुमार। शुभम कुमार वर्ष 2020 के यूपीएससी टॉपर रहे हैं और ये कटिहार के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो
ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बिहार केसरी के नाम से आपको बताना है इन चारों में कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता देता हूं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1906। 1905 क्यों फेमस था? बंगाल विभाजन के लिए। 1907 क्यों फेमस था? कांग्रेस में विभाजन के लिए। और 1916 क्यों फेमस था? लखनऊ पैक्ट के अलावे और क्या था? होम रूल आंदोलन के लिए। ठीक है, इतनी बात ही आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या किसी भी सम्मेलन में नहीं, या सभी सम्मेलन में। यहां आपके पास एक ऑप्शन और हम बढ़ा दिए, या सभी सम्मेलन में। बताइए जल्दी। तो महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसमें भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय सितंबर 1931 को हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? नवंबर 1932 को हुआ था। तो 1931 वाला में भाग लिए थे, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। खिलाफत दिवस अक्टूबर 1919, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 अक्टूबर 1928। जल्दी से सोच के बताइए। इसको टाइम दूंगा मैं आपको, क्योंकि मिलान वाला में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, तो हम आंसर बता देते हैं आपको। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, आप लोग स्मार्ट गाइज हैं। तो खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919 को हुआ था, बिल्कुल सही। चौरी चौरा जो कांड है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ये सही नहीं है, ऊपर के 3 सही हैं। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन था 3 अक्टूबर 1928 को नहीं था। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि साइमन कमीशन सर भारत कब आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। और एक चीज मैं और बता दूं कि इसी साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइटमैन कमीशन। तो ये कब आया था? पहले ये नोट कर लीजिए यहाँ पर, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन आया था, और इसको हम साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से किस संगठन इनमें से किसके गठन का उद्देश्य खून का बदला खून था? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संगठन है जिसके गठन का उद्देश्य था खून का बदला खून। ए, अनुशीलन समिति, बी, नौजवान सभा, सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो खून का बदला खून जो जिसके गठन का जो उद्देश्य था वो था अनुशीलन समिति। ठीक है, तो बंगाल में अनुशीलन समिति की जो स्थापना था वो पी मित्रा के द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, वह पौधे जो अधिक नमक वाले मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? उस पौधे का नाम बताना है। वो पौधे जो नमक वाले मिट्टी में उगते हैं, यानी सलाइन सॉइल में उगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ए, हेलोफाइट, बी, जेरोफाइट, सी, मेसोफाइट और डी, थैलोफाइट। तो वो पौधे जो अधिक नमक वाले मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। तो बाकी क्या होता है? जीरोफाइट क्या होता है, मीसोफाइट क्या होता है, और थैलोफाइट क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हेलोफाइट तो आप जान लिए कि भाई साल्ट टोलरेंट प्लांट को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट क्या होता है? जीरोफाइट होता है कि बहुत ही कम वाटर में वो अपना जीविकोपार्जन कर ले। जैसे डिजर्ट वाला जो पौधा होता है वो क्या होता है? जीरोफाइट प्लांट कहलाता है। वही मीसोफाइट क्या होता है? मीसोफाइटा किसको बोलते हैं? जो मीडियम वाटर में काम चला ले अपना, उसको हम बोलते हैं मेसोफाइटा। और थैलोफाइटा क्या बोलते हैं? मतलब कहीं भी पेड़ पौधे पर उगने वाला कॉमन। ठीक है, तो जैसे लाइकेन, एल्गी, वो क्या होता है? थैलोफाइटा कहलाता है, थैलोफाइटा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अधिक नमक वाले, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेलोफाइटा। ठीक है,
ये एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि अगर आपसे ये हट के पूछ दे तो क्या आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। तो आपको बताना है कि जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें से किसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ए 36 संशोधन, बी 40 संशोधन, 42 या 44 को। तो लघु संविधान संशोधन का जो दर्जा है वो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट जो होता है उसका, विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी बिहार। तो सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है। IBRD, IDA, IFC और DADB। तो ADB जो है वर्ल्ड बैंक का संस्था नहीं है, रेस्ट ऑल IBRD, IDA और IFC जो है वो वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, भारत के संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। दो सेशन के बीच मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है, जो सिटिंग का जो डिफरेंस होता है वो कितना हो सकता है। ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 महीने और डी 4 महीने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दो सीटिंग के बीच जो है, यानी दो सेशन के बीच जो है मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो कितना हो सकता है, इंटरवल जो, आई मीन टू से कि इंटरवल कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। तो आपको बताना है कि मानव ब्रेन का, जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मध्य मस्तिष्क और डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है सेरिब्रम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 84 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है, तो ये है, आपको जल्दी ऑप्शन बताता हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सी मैग्नीशियम क्लोराइड का, डी मैग्नीशियम सल्फेट का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपके पेट में दर्द वगैरह होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। 85 का है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। क्वेश्चन 86 है, साधारणतः यानी नॉर्मली राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। ए उपराष्ट्रपति को, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी प्रधानमंत्री को, डी राज्यसभा उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि नून माटी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो नून माटी ऑयल रिफाइनरी आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार, डी असम। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को बनाने के बाद, यानी सेट को बनाने के बाद, आप एक बार ऑयल रिफाइनरी को विकिपीडिया पर सर्च जरूर कर लीजिएगा। लिस्ट जो है 25 ऑयल रिफाइनरी है और उसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। एक प्रश्न यहाँ से पूछता है तो जरूरी नहीं कि ये नून माटी में पूछे, हो सकता है जामनगर आपसे पूछ दे, हो सकता है डिगबोई पूछ दे, हो सकता है आपको कोई और पूछ दे। तो इस तरह से आप बरौनी पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आ गया तो अच्छी बात है, मान लेते हैं। अगर पूछ दिया टाटीपाका, तो इस तरह से तमिलनाडु में है ना। तो इस तरह का लिस्ट 25 ऑयल रिफाइनरी का दिया हुआ है वहाँ पर, आप वहाँ उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, गो थ्रू हो लीजिएगा एग्जाम के पहले। चलिए, तो हम बता देते हैं कि नून माटी तेल रिफाइनरी जो है वो असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है शुक्र को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। एंड इवन सिस्टर ऑफ अर्थ भी किसको बोला जाता है, शुक्र को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, परमाणु के नाभिक में डैश 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 होते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और डी सिर्फ न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 होता है, स्लेट रूपांतरित है। तो स्लेट किसका रूपांतरित है, सैल का, संगमरमर का, टाल्क का या ग्रेफाइट का। तो स्लेट रूपांतरित है सैल का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैल का।
क्वेश्चन नंबर 91 है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था। तो आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है गैट के स्थान पर किया गया है। ठीक है, पहले गैट हुआ करता था, उसके स्थान पर क्या लेके आया, WTO। तो कब लेके आया था, ये लेके आया था जनवरी 1995 में। तो WTO की स्थापना आप तो पता चल गया कि जनवरी 1995 में हुआ था। और मराकस एग्रीमेंट का भी संबंध इसी से है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से है। और इसका हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ देता है, तो आपको हेडक्वार्टर भी इसका मालूम होना चाहिए। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। तो इतनी चीजें आपको इस प्रश्न से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों लौटा दिया था। देखिए, महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि की अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने उपाधियां लौटाने का काम किया था। वो कौन कौन थे, जल्दी से बताइए कि महात्मा गांधी के अलावे वो कौन कौन थे जिन्होंने उपाधियां लौटाई थी। चलिए पहले इस प्रश्न को हम बता लेते हैं कि ए असहयोग आंदोलन के कारण, बी खिलाफत आंदोलन के कारण, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ये तीन व्यक्ति थे। ठीक है, कौन, जमनालाल बजाज, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, इन्होंने अपनी अपनी उपाधियां वापस किया था किसके, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो कैसर-ए-हिंद का महात्मा गांधी, सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी पूछता है तो आप बनाने की स्थिति में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारत का अटॉर्नी, अब अटॉर्नी जनरल कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल का नाम बताना आपको, ए के वेणुगोपाल, बी मुकुल रोहतगी, सी तुषार मेहता और डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल। अगर सॉलिसिटर जनरल पूछता तो जैसा कि आपको मालूम है कि सॉलिसिटर जनरल इज नथिंग बट असिस्टेंट टू अटॉर्नी जनरल। ठीक है, एक खास बात आपसे मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, पहले नाम बता देता हूँ। सॉलिसिटर जनरल का नाम है तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल का नाम है के वेणुगोपाल। इतनी बात समझ में आ गया। अटॉर्नी जनरल क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, एंड आप तुषार मेहता को सेकंड लॉ ऑफिसर बोल सकते हैं, यानी ही इज असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न अगर आपसे पूछ देगा कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का अर्थात संविधान के अनुसार संवैधानिक पोस्ट है। एक तो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल वाला प्रश्न आ जाता है तो उसको संवैधानिक नहीं मारना है, सांविधिक मारना है, स्टैट्यूटरी मारना है। ठीक है, यही डिस्कस करना चाहता था मैं। 94, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, शायद टेस्ट बनाते बनाते हमने डिस्कस किया था। सप्तपर्णी गुफा जो है वो कहाँ स्थित है, राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था, वैशाली में। ये देखिए सीक्वेंस इसी अनुसार है, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था। तो मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो आपको बताना है कि वसा में घुलनशील नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील होता है, रेस्टॉल क्या है, वसा में घुलनशील होता है। तो आपसे पूछा घुलनशील नहीं है वसा में, तो यानी विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है। ए, डी और ई वसा में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 99 है हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो हुमायूं नामा की रचना की अगर हम बात करें तो बाबर का एक बेटी था गुलबदन बेगम, उसने ही हुमायूं नामा की रचना की थी।
क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट प्रश्न, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई राइबोफ्लोविन, विटामिन के फिलोक्विनोन, यहाँ फिलोक्विनोन कर लीजिएगा, ठीक है, फिलोक्विनोन यहाँ से पढ़िए, फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन। जल्दी से बताइए कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम मैचिंग की बात करें तो जैसा कि अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम विटामिन के से करते हैं तो क्या विटामिन के मैच है? फिलोक्विनोन बिल्कुल सही मैच है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है, यानी ये मैच नहीं है हमारा। विटामिन ए रेटिनॉल सही है, तो विटामिन ए रेटिनॉल सही है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल सही है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल सही है। और विटामिन बी1 पूछता तो थायमीन हो जाता, विटामिन बी2 पूछता तो राइबोफ्लोविन हो जाता। यानी ये जो विटामिन राइबोफ्लोविन दिया हुआ है वो विटामिन बी2 का चर्चा किया है, लेकिन विटामिन ई का क्या होता है रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। सो ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आपने अच्छे से बनाया होगा। प्लीज़ आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपडेट करवाइए। को यह प्रयास कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और प्रश्नों का संग्रह के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे अपडेट करें, या अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तब भी मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले सेट में।